चलिए, क्वेश्चन की जो अगली श्रृंखला थी ना, अपने कहा था उनको क्वेश्चन करे थे, तो शायद मेरे को याद है कि क्वेश्चन नंबर 18 तक का मैंने क्वेश्चन कर दिया था। अब जो क्वेश्चन नंबर 19 है ना, इसके लिए मैंने एक जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स होता है ना, इसके लिए मैंने ग्राफ आपको बना के दिखाया था। उसी पे बेस एक 19 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन हालांकि पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं ना कि आज जो अपनी चलने वाली है बेसिक रूप से जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, यानी कि साइन कास टेन काट सेक और कोसेक, या तो इनके योगफल से बनने वाला कुछ टर्म हो जाए, या इन्हीं साइन कास टेन काट सेक और कोसेक से मतलब इनके योगफल घटाव मतलब गुणा भाग वगैरह से जो भी पद बनते हैं ना, जो भी फलन बनते हैं, इनकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। और साथ ही साथ एक एक फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, साइन कास टेन काट सेक और कोसेक की। बस एक क्वेश्चन है जो 19 नंबर वाला क्वेश्चन है अपना, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स पे आधारित है ना, बस उसको करने के बाद अपनी क्वेश्चन श्रृंखला वही ट्रिग्नोमेट्री वाली ही रहेगी। चलिए शुरू करते हैं ना। जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको एक बार सॉल्व करके हम देखेंगे। तो चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो क्या लिखा है ना कि दरअसल जो जी एक्स है, हालांकि फंक्शन को एफ ऑफ एक्स से, जी ऑफ एक्स से, आर एक्स से डिनोट कर देता है। तो ये वाला नोट कर रहा है कि ये वाला एक्स माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है। क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांकों पे असंगत है, इस बात को सिद्ध करिए। हालांकि मैंने कल आपको बताया था कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है ना, विथ ग्राफ से सॉल्व करके मैंने दिखाया था कि ये जो होता है ये एक्चुअली ये मतलब कि हर एक इंटीजर पे टूटता है, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा एक एक्स दे रखा है, एक्स है इधर, मतलब एक्स में से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन घट रहा है। आइए इसको सॉल्व करने के लिए ग्राफ की सहायता आज नहीं लेंगे, हालांकि ग्राफ के बारे में मैंने कल चर्चा किया था, पर्टिकुलर इसकी ग्राफ के बारे में। आज हम खाली फोकस करेंगे कि इसको लिमिटिंग रूल लगा के कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलिए देखिए, हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ना एक डोमेन में सी आपको मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये फलन जब डिफाइंड है तो इस फलन के डोमेन में कोई बिंदु सी स्थित है। तो माना कि जी ऑफ एक्स के, जी एक्स के डोमेन में कोई बिंदु सी स्थित है। आइए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी इस पे हम और बात करेंगे। आज मैं थोड़ी एहसास बस खाली दिला देता हूं, हालांकि इस पे चर्चा मैंने किया है कि जो पर्टिकुलर डोमेन में बिंदु सी में बार बार ले लेता हूं ना, एक्चुअली एक बोलना कैसा है, कोई भी फंक्शन होता है वो कहीं ना कहीं डिफाइंड होता है। तो डिफाइंड भी होता है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अनडिफाइंड भी हो जाता है। तो हमें जब तक फलन को फलन मानने हैं, कब तक, जब तक कि वो फलन एक डिफाइंड फंक्शन हो। और डिफाइंड किस पे होता है, तो फलन डिफाइंड होता है अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे, यानी कि डोमेन में ही तो उस बिंदु को लेना पड़ेगा। यानी कि ये फलन जब तक परिभाषित ना हुआ तब तक इसकी कंटिन्यूटी हम क्या चेक करके पाएंगे। फलन जब कंटिन्यूटी तभी होगा, यानी कि ये फलन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा कब, जब ये फलन परिभाषित होगा तब। अब फलन परिभाषित कब होगा, तो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे परिभाषित होगा, ठीक है। अब कब अपरिभाषित होगा, तो कोई एक ऐसा बिंदु हो सकता है जिसपे फलन इन्फिनाइट रूप बन जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए फलन पे हम कोई बात नहीं करते हैं। तो फिलहाल हम बात करेंगे कि अगर डोमेन में कोई बिंदु सी है ना, तो इस पर्टिकुलर सी पे इस पर्टिकुलर दिए गए फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करने हैं, साथ ही साथ एफ ऑफ ए भी कैलकुलेट करने हैं। तो चलिए एक बार यहाँ इसको देखेंगे। तो चूंकि हम ऐसे लिखेंगे कि आर एच एल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ऐसे ना कि लिमिट एक्स टेंस टू, वही सी है तो सी पॉजिटिव, कौन सा फलन लेंगे, तो फलन लेंगे एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। बातें समझ में आ रही है। अगले स्टेप में इस बात को कैसे लिखते हैं कि ये वाला लिखा है कि लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू 0, और उसके बाद फलन में जहां जहां एक्स है वहां रखते हैं ए प्लस एच। तो ए बोले तो यहाँ सी है तो रखेंगे सी प्लस एच। तो ये वाला यहाँ हो जाएगा सी प्लस में एच, माइनस है तो माइनस, ये अंदर इसके स्थान पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स के स्थान पे आपको रख लेना चाहिए सी प्लस एच। अब मेरी को एक चीज बड़ी ध्यान से बताना है ना कि यहां से जो चीजें अपनी बन के आ रही है, सी प्लस एच बन के आ रहा है, सी प्लस एच। तो सी प्लस एच का मतलब क्या होता है, तो सी प्लस एच का फिलहाल मीनिंग ये है कि सी एक अत्यंत छोटा सा पॉइंट है, अत्यंत एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट। तो अगर पर्टिकुलर कोई सी है और सी में अगर एच हम जोड़ रहे हैं, तो पॉइंट का मतलब ये होता है ना छोटा सा मतलब की वैल्यू है, छोटा सा वैल्यू का मतलब कि वो जीरो के पर्टिकुलर बहुत नजदीक होता है।
तो सी अगर कोई डिजिट यहाँ पे होता है, डिजिट बोले तो 5 6 7 8 9 10 वगैरह कुछ भी होता है, तो हम यहाँ रखते सी 5। अब 5 प्लस इसको रखते 0.12 हो सकता है, 0.54 हो सकता है, कुछ भी तो हो सकता है एच ना। तो अगर हम कुछ भी रखें तो आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि जो सी प्लस एच है अंदर खाली और खाली एच है। बातें मेरी समझ में आ रही? सॉरी एच नहीं, मतलब खाली सी लिखना चाहें। जैसे हम ये बोले हैं कि 5.24, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, तो आप खाली बाहर का लेते हैं 5 लेते हैं। तो इसी तरह एच की वैल्यू जब अत्यंत छोटी है तो सी में इस अत्यंत छोटे वैल्यूज को जोड़ने के बाद भी जो सी एक पूर्णांक है ना, सी जो एक पूर्णांक है, क्योंकि मेरे को यहाँ लिखना चाहिए कि डोमेन में कोई एक पूर्णांक सी, ऐसे लिखना चाहिए था मेरे को। चलिए आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा यहाँ पे कि सी जो होना चाहिए वो एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे सी प्लस एच ठीक है, माइनस में यहाँ पे आपको खाली यहाँ से क्या बनेगा सी, खाली अंदर जो बनेगा वो सी बनेगा। इसको जब हम बाहर लेंगे तो ऐसे लेंगे ना कि खाली बाहर आएगा सी, जब खाली बाहर आएगा सी तो यहाँ माइनस हो जाएगा सी। समझ पा रहे हैं मेरी बातें? तो जब खाली माइनस सी हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए क्या लिखना चाहे कि लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब फलन में ये लिखा है कि सी प्लस एच, यहां से बाहर आएगा सी, और सी जो बाहर आएगा इसको माइनस के साथ अगर हम नोट करना चाहें तो हो जाएगा इसे माइनस में सी। तो ये कैंसिल आउट हुआ, एच की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो आंसर अपने कितना आएगा, तो ये आएगा 0। यानी कुल मिलकर हम ये बोलना चाहे ना कि पर्टिकुलर पॉइंट सी पे है ना, जो ये वाला क्वेश्चन नोट करा है, इस क्वेश्चन के लिए RHL कितना है, 0 है। चलिए LHL निकालेंगे। तो LHL अपना कितना होगा, तो LHL होगा वही सारी चीजें कि लिमिट x टेंड्स टू इसी पर्टिकुलर c पे निगेटिव वैल्यूज, यानी कि c निगेटिव हम बात करें तो c निगेटिव का मेरा मतलब है LHL से। ये लिखा है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब मेरे को क्या करना चाहिए, मैंने क्या सिखाया आपको कि अगले स्टेप में जस्ट इसी बात को लिखते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फलन में जहां जहां x है वहां रखते हैं a माइनस एच। ये वाला लिखा है यहाँ पे a माइनस एच, यानी कि लिखा है कि c माइनस एच। बातें समझ पा रहे हैं? और साथ ही साथ इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x यहाँ माइनस है, इसके स्थान पे रखेंगे c माइनस एच। अब मेरे को फटाफट आप बताइएगा कि c माइनस एच से मेरा मतलब ये है कि अगर c पर्टिकुलर 5 रहा होता है, अब माइनस में h की वह एक अत्यंत छोटी सी वैल्यू जो नियर अबाउट x के पास ही है, सॉरी 0 के पास ही है, लेकिन फिर भी कुछ तो है ना। तो कुछ भी है इसका मतलब कि 5 में से उस समथिंग वाले पॉइंट को घटाएंगे, तो 5 में से उस पॉइंट को घटाएंगे तो अपना बन जाएगा क्या 4 दशमलव समथिंग। अब बाहर क्या निकलेगा 4 बोले तो अगर ये 5 होता तब न 4 आता, यानी कि जो सी अगर 5 लेते तो बाहर आता 4। तो हमें 5 6 थोड़े ना लेना है, हमें तो बस समझने के लिए मैं थोड़ा सा आंखिक वैल्यू आपके साथ मैंने शेयर किया है। फिलहाल यहाँ पे अगर सी है ना, तो सी में से अगर समथिंग घटा लेते हैं तो यहाँ से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स बाहर निकल के आएगा वो सी में से एगो कम बाहर निकल के आएगा, यानी कि सी माइनस 1 बाहर निकल के आएगा। यहाँ पे बातें कुछ समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरह से इस बात को कैसे नोट करते हैं कि लिखते हैं कि लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब फलन में यहाँ c माइनस एच है, ये ठीक है, आइए माइनस का साइन, अब बाहर इससे क्या निकलेगा, तो बाहर निकलेगा c माइनस 1। ये ब्रैकेट है लड़के, ये ब्रैकेट है ना। तो जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो c माइनस एच माइनस में c, समझ पा रहे हैं? तो c और c कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1, तो बचेगा h प्लस 1। h प्लस 1 में अगर h की वैल्यू आप 0 पुट करते हैं ना तो आंसर खाली का निकल के आएगा 1। तो आप मेरे को देख के यहीं पे पहले समझा दो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ना, इसके लिए LHL और RHL की वैल्यू दोनों अलग अलग आ गई, तो मेरे को f ऑफ a कैलकुलेट करने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिखना चाहेंगे, तो आप लिखेंगे कि चूंकि दिया गया फलन है ना किसी एक पूर्णांक, किसी भी पूर्णांक पे डिसकंटिन्यूअस है, उसके लिए कभी भी LHL और RHL दोनों सेम नहीं आएंगे। तो क्या लिखेंगे इसके लास्ट में, तो आप इसको नोट कर लेना कि अतः दिया गया फंक्शन g ऑफ x समस्त पूर्णांकों पे डिसकंटिन्यूअस है। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर एक बार 20 को हम देखेंगे। हालांकि 19 के बाद 20 थोड़ा सा आसान है, बट थोड़ी से अलग लेवल का था, है ना। तो इसको मैं 2 विधियों से करना चाहूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक भी है एक तरह से। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना बाबू, ये वाला लिखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स और प्लस में 5। आइए इसको ना बहुत बेहतर तरीकों से एक बार इसे एक्सप्लेन करेंगे, इसकी सारी बातों को कि क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, ये फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये बात यहाँ पे फिलहाल गिवन है।
और क्या बोला है, इस फलन की कंटिन्यूटी की जांच कीजिए किस पे, तो x इक्वल टू पाई पे। चलिए देखेंगे एक बार इसको हम। चूंकि बताइए मेरे को कि x बराबर पाई क्या है, पाई जो है एक रियल वैल्यू है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब वास्तविक अगर संख्या है ना ये फिलहाल के लिए, तो अगर ये वास्तविक है, मैं इसको सेपरेट करके थोड़ी सी एक बात आपको सिखा देता हूं। दरअसल ये क्या लिखना चाहे, तो ये वाला लिखना चाहे कि ये ऐसे लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 5, अब माइनस में साइन एक्स। अब मेरे को इसको देख के बताओ फटाफट कि एक्स स्क्वायर प्लस में 5 क्या है। आप बोलेंगे सर ये एक बहुपदी फंक्शन है। अब बहुपदी फंक्शन ऑल रियल नंबर, किसी भी वास्तविक संख्या पे कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। और मेरे को बताओ साइन एक्स क्या है, तो साइन एक्स भी पर्टिकुलर हर एक वास्तविक संख्या पे एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन ये भी और कंटिन्यूअस फंक्शन ये भी। तो मैंने आपको इंट्रो पार्ट के सेकेंड भाग में मैंने बताया है कि अगर यहाँ पे दो फलन ऐसे लिए जाए एफ एंड जी कि जो दोनों अलग अलग सी पर्टिकुलर पे कंटिन्यूअस है, किसी पर्टिकुलर सी पॉइंट पे ये वाला फलन और ये वाला फलन दोनों कंटिन्यूअस है, तो इन दोनों के सब्सट्रैक्शन से बनने वाला फंक्शन भी एक कंटिन्यूअस फलन ही होगा। तो आप बिना चेक किए ही बता सकते हैं बस इस पाई को देख के कि पाई एक्चुअली अगर रियल वैल्यू है तो ये वाला फलन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो पहले तो इसका एक्सप्लेन मैंने कर दिया, आइए थोड़ी सी इसके बारे में पहले लिखते हैं। लिखेंगे हल, लिखेंगे कि चूंकि पाई एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। साथ ही साथ अब इसके बारे में क्या लिखेंगे, तो इसके बारे में लिखेंगे कि चूंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 5 अब माइनस में साइन एक्स, जहां एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना, जहां ऐसे लिखेंगे कि वेयर एक्स स्क्वायर प्लस 5 बहुपदी फलन है, बहुपदी फलन है, एंड साइन एक्स, समझिए साइन एक्स जो प्रत्येक वास्तविक संख्या पर, वास्तविक संख्या पर सतत होता है, सतत होता है। साथ ही साथ मैंने इसके बारे में तो बिल्कुल नहीं बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 बहुपदी फलन है तथा प्रत्येक बहुपदी फलन प्रत्येक बहुपदी फलन वास्तविक संख्याओं पर सतत होता है, ठीक है। तो दो अलग अलग ऐसे फंक्शन जो हर वास्तविक संख्या पे सतत होते हैं का सब्सट्रैक्शन यहाँ पे लिखा गया। अतः ये पूरा का पूरा गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, है ना। तो लिखेंगे कि अतः फलन जी ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स, अतः फंक्शन फलन एफ ऑफ एक्स बोले तो कितना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5 माइनस में साइन एक्स भी सतत फलन है। आइए पता है ना कि मैं किस नियम से इसको नोट कर रहा हूं कि दो अलग अलग फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हैं तो उन दोनों फलनों का युगफल या उन दोनों फलनों का सब्सट्रैक्शन या उन दोनों फलनों के मल्टीपल या उन दोनों फलनों के भागफल से बनने वाला फंक्शन भी पर्टिकुलर उस गिवन पॉइंट पे सतत होता है। तो ये तो एक एक्सप्लेनेशन वाली व्याख्या होगी ना अपनी, एक व्याख्या से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करा है। आप देख के भी इस क्वेश्चन को बता सकते थे, लेकिन एक्चुअली लिमिट रूल से भी क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करना चाहिए मेरे को। एक बार इस बात को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से नोट करिए। ये थोड़ा सा मतलब एक अलग लेवल का है ना। अलग लेवल का मेरा मतलब ये है ना कि और लोग जहां लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करने में जूझ रहे होंगे, आप इन सारी चीजों को अगर कहीं नॉलेज में रखे हैं ना तो फट से देख के आंसर क्लिक कर पाएंगे कि एक्चुअली ये पाई पे जो पूरा का पूरा फंक्शन है ना वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो चलिए एक बार इसको नोट करिए, फिर से लिमिट के रूल से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार इसे सॉल्व करेंगे लिमिट एज रूल से, है ना। तो ऐसे मेरे को क्या लिखना चाहिए, तो लिखना चाहिए हल, और फिर इसमें क्या लिखना है, तो लिखना है आर एच ई। अच्छा आर एच मैं कहा लिखूं, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे शॉर्टकट वे में भी लिख सकता हूं कि लिखा है कि लिमिट x टेंस टू
पाई क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस में 5, यानी कि बोले तो x बराबर पाई पे फलन की लिमिटिंग वैल्यू अगर इक्वल हो जाए किसके, तो एफ पाई के, तो तब बोलेंगे ना कि एक्चुअली पाई पर फलन सतत है, कंटिन्यूअस है, ऐसा उसने बोलना चाहा है। तो आइए इसको कैसे लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो लिमिट कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, या तो सिंपल वे में आप इसका एलएचएल आरएचएल निकाल दो, नहीं तो उससे भी आसान तरीका ये है कि आप फटाफट इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करिए और आंसर हो जाता है। कब, वही चीजें लिमिट की वैल्यू पुट करने से आंसर भी बन जाती है, वही नहीं कि वो आप लिमिट निकाल लिए हो, कब, जब ये अनिर्धारीय रूप ना बने तब। तो एक बार ट्राई करो रख के ना, तो इसमें अगर पाई उठा के रखेंगे तो ये वाला हो जाएगा पाई का स्क्वायर माइनस में साइन पाई अब प्लस में 5, तो साइन पाई यानी कि 180 डिग्री होता है एक्चुअली वैल्यू, आप अच्छी तरह जानते हैं, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो ये वाला अपना आंसर है पाई स्क्वायर प्लस में 5। ये क्या है, तो ये लिमिटिंग वैल्यू है एज टू पाई, सॉरी एक्स टेंड्स टू पाई पे, कौन से फलन का, इस फलन का। अब चूंकि मेरे को ये चाहिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स अब प्लस में 5, अब मेरे को इस पूरे गिवन फंक्शन का, इस फंक्शन का एफ पाई कैलकुलेट करने, तो यहां रखेंगे एफ पाई, बगल में जहां जहां एक्स है वहां वहां पाई मेरे को पुट कर देना चाहिए। तो ये लिखा है कि पाई का स्क्वायर माइनस में साइन पाई अब प्लस में 5, फिर देख रहे हैं यही आंसर बन के आने वाला है, ये वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, आंसर में आएगा पाई स्क्वायर प्लस में 5। कोई जरूरत नहीं है कि आप इसका एलएचएल निकालो आरएचएल निकालो, कोई जरूरत नहीं है। जब काम पड़ती है, जब एक्चुअली उसके बिना काम नहीं हो पाता, तो वो तो हम कैलकुलेट करते ही है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स है ना, इसकी जो एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस 5 की एक्स इज इक्वल टू पाई पे फलन की कंटिन्यूटी की जो जांच होने का जो क्राइटेरिया होना चाहिए ना, वो पूरा का पूरा चालू हो गया है। मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू अब फलन की फंक्शनल वैल्यू एट पाई पे क्या है, दोनों सेम है। तो लिखेंगे ना कि अतः फलन क्या है, कंटिन्यूअस है। किस पे, एक्स इज इक्वल टू पाई पे। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको आई होंगी। इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। हम क्वेश्चन अगले पे बात करेंगे बाबू। जो क्वेश्चन नंबर 20 तक का क्वेश्चन है, मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जो जो क्वेश्चन मेरे को लगा ना कि ये क्वेश्चन आसान है, उनको मैंने छोड़ दिया आप पे, है ना। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दोनों मिलके, आइए दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं पूरा ट्रिग्नोमेट्री को कवर कर पाए, है ना। तो एक बार क्वेश्चन नंबर जो 21 है ना, उसको सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर एक बार 22 पे चर्चा करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन नंबर 21 को छोड़ने वाला हूँ, फिलहाल आज ही चर्चा करेंगे उस पे, लेकिन इससे पहले कि क्वेश्चन नंबर 22 पे हम चर्चा कर देते हैं, ठीक है। तो आइए पहले मैं क्वेश्चन मेंशन कर देता हूँ। ये अपना क्वेश्चन है पूरा, लिखा है कि कोसाइन, शॉर्टकट में आप इसे पढ़े कास, ठीक है। ये कोसेंट है ना, है ना, कोसेंट है, ये वाला होता है कोसेक, ये सेकेंड, ये वाला होता है अपना सेक एक्स फंक्शन। ये कॉटजेंट यानी कि आप इसको बोलते हैं काट एक्स वाला फंक्शन। यानी कुल मिलके यहाँ पे 4 फंक्शन को कवर करा है। हालांकि जो ट्रिग्नोमेट्री में जो 6 फंक्शन होते हैं, साइन कास, टेन काट, सेक और कोसेक, तो हम फिलहाल किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ हर एक फंक्शन को खूब कायदे से कवर करेंगे कि साइन एक्स क्या है, कास एक्स क्या है, टेन एक्स क्या है, काट एक्स क्या है, सब पे कवर करेंगे। तो जिन चीजों को मैं पहले से बता रखा हूं उनको थोड़ा सा एक बार खाली एक्सप्लेन करके छोड़ देता हूं। अब मेरे को बताओ फटाफट कि मैंने साइन एक्स को क्या बताया। साइन एक्स को प्रूव करके भी मैंने क्वेश्चन में दिखाया कि साइन एक्स ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस फंक्शन है। कास एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, टेन एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन था, उसके बारे में मैंने चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज उसको और बढ़िया से चर्चा करेंगे। हम खाली ये छोड़ देना कि साइन का छोड़ दें, तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे टेन, काट, सेक और कोसेक का। तो इतनी चीजों को मैं फिर से एक बार क्वेश्चन में था तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट करा है, बट इरेज करेंगे, थोड़ी सी मेरे को प्लेस की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए एक बार हम देखेंगे कहां से, तो टेन को देखेंगे, काट को देखेंगे, सेक को देखेंगे, कोसेक को देखेंगे, अलग अलग सारे फंक्शन को देखेंगे। चलिए
देखते हैं कि अगर लिखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स के सतत पर विचार कीजिए। मतलब कुल मिल के पूछना चाह रहा है ना कि जो टेन एक्स फंक्शन होता है, ठीक है, हालांकि जब हम ट्रिग्नोमेट्री को कवर करेंगे ना तो टेन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि टेन की कुछ भी चीजें छूटनी नहीं चाहिए। टेन का डोमेन, टेन एक्स का जो है कि रेंज, टेन एक्स की ग्राफ क्या होती है। अब मैं डेली एक बार एहसास दिला देता हूं कि कहीं ना कहीं ग्राफ बहुत अहम रोल प्ले करती है कैलकुलस को सॉल्व करने। अब इसको देखने वाला हर एक बंदा में जो थोड़ी सी इसको ग्राफ से देख सकता है वो फटाफट बताएगा कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, बट एक जगह कंटिन्यूअस नहीं होता है। ऐसा इसलिए कि वहां पे फलन जाके अपना अपरिभाषित हो जाता है। तो जहां पे फलन अपना अपरिभाषित होगा वहां पे फलन अपना डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस चेक करने को थोड़े ना बोलेगा। यानी कुल मिलकर आपको समझदारी यही लेनी है कि फलन जब तक डिफाइंड है, यानी कि फलन ये वाला tan x जब तक डिफाइंड है तब तक कंटिन्यूटी चेक करेंगे। आइए एक बार इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो tan x लिखा है ना, ये इसको आप लिख सकते हैं कि sin x अपॉन cos x। अब मैंने कई बार बता चुका हूं कि कोई भी ये ऐसा फलन ना कि जो परिमेय फंक्शन है, जो अंश बटे हर टाइप का है, वो कहीं ना कहीं वो फलन तभी डिफाइंड होगा, यानी कि ये पूरा का पूरा फंक्शन तभी डिफाइंड है कि वेयर cos x इज नॉट इक्वल टू 0। कुल मिलके ये cos की वैल्यू जो नीचे हर है ना, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आज जब ये 0 के बराबर नहीं होगा तभी ये फलन डिफाइंड होगा, और तब फलन डिफाइंड होगा तो इसका मतलब कि तभी कंटिन्यूटी मेरे को चेक करना चाहिए। आइए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को फिलहाल इग्नोर करेंगे, पहले इस पे देखेंगे। आप मेरे को बताओ कि sin x कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है, तो बोलेंगे sin x कंटिन्यूअस फंक्शन है। cos x कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है, तो बोलेंगे यस cos x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो तब तक sin बट्टे में cos, यानी कि इन दोनों फलन sin और cos के अनुपात से बनने वाला जो फंक्शन tan x है ना, वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन ही होना चाहिए, बट एक शर्त के अकॉर्डिंग कि बस ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ना, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कुल मिलके फिलहाल ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, बस एक जगह थोड़ी सी मना कर रहा है ये वाला चीज, ये 0 नहीं होना चाहिए। क्या हर? आइए एक बार इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि चूंकि ये बोलना चाह है कि cos x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये लिखा है कि cos x की वैल्यू ना 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो cos की वैल्यू कब 0 के बराबर नहीं होती है? तो कई जगह ऐसा है जहां जहां cos की वैल्यू 0 होती है। आया समझ में? तो कहां कहां 0 होती है एक बार उसको हम ट्राई करेंगे। तो ये वाला चीज अगर कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे, जो ग्राफ वाली चीजें हैं, कि यहां से ग्राफ स्टार्ट होता है, क्योंकि x इज इक्वल टू यानी थीटा की वैल्यू 0 लेने पे फंक्शन में cos x की वैल्यू 1 आती है। तो यानी कि अपना ग्राफ ऐसे ऐसे बनता है, ये cos का ग्राफ है ऐसे ऐसे। अब मेरे को बताओ, यहां पे फंक्शन कट किया तो यहां जहां कट करता है वहां होता है π/2, ये वाला होता है अपना 3π/2, यहां जहां कट कर रहा है ये वाला अपना पॉइंट होता है 5π/2। अगर ये सारी चीजें अगर नहीं कवर हो पा रही हैं तो एक बार इन सारी चीजों को कम से कम देखो। कहीं ना कहीं जब मैं फिर से एक बार ग्राफ पे फोकस करूंगा और साइन का tan का सेक और कोसेक यानी कुल मिलकर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ पे फोकस करेंगे ना, तो ये सारी चीजें वहां जाके बड़ी आसान हो जाती है। ये हालांकि 11th की चीज है तो कहीं ना कहीं आपको आना भी चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको हम देखेंगे बहुत बेहतर तरीके से कि कहां कहां cos की वैल्यू 0 होती है। तो कहां होती है बाबू? तो ये होती है π/2 पे, फिर होता है अपना 3π/2 पे, और ये वाला होता है अपना 5π/2 पे, डॉट 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 ऐसे। तो आप मेरे को बताओ ना, इन सब में से π/2 में कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? यहाँ 1, यहाँ हो जाएगा खाली 3, यहाँ हो जाएगा 5। शायद उम्मीद कर रहा हूं कि आगे आपको पता हो जाना चाहिए कि आगे 7 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर बन रहे हैं। आज सभी ऑड नंबर को लिखने का तरीका क्या है? 2n + 1। तो आप लिख सकते हैं कि π/2 मल्टीपल 2n + 1। तो यानी कि cos वहां 0 होता है जहां पे थीटा की वैल्यू π/2, समझ गए, और 2n + 1 होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि cos π/2 2n + 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का यहाँ पे जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी? π/2 2n + 1 के। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये वाला यहां से लिखा है कि जो x की वैल्यू है ना वो बराबर नहीं होनी चाहिए किसकी? तो π/2 मल्टीपल 2n + 1 के।
यानी कुल मिलके हम ये बोले ना कि बस खाली x की वैल्यू π/2 छोड़ के, यानी π/2 मल्टीपल 2n+1 छोड़ के बाकी ऑल रियल नंबर पे ये वाला फलन अपना कंटिन्यूअस है। तो कैसे इस बात को नोट करेंगे? तो नोट करेंगे कि चूंकि दिया गया फंक्शन एक कंटिन्यूअस फलन है, चूंकि फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, किसको छोड़ के? तो ऑल रियल नंबर माइनस π/2 मल्टीपल 2n+1 इतने को छोड़ के, मतलब कि सभी रियल नंबर में से इस वैल्यू को अगर छोड़ दिया जाए ना तो बाकी हर एक वैल्यू पे, हर एक रियल नंबर पे tan x अपना क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। अब कुल मिलके जब हम इसको और थोड़ा सा बढ़िया से एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो tan x का ग्राफ कैसे बनता है बाबू? तो एक बार इसको नोट करिए, फिर से tan x का ग्राफ बना के हम tan x पे एक बार और चर्चा करेंगे, ठीक है? चलिए एक बार ना tan के ग्राफ पे हम फोकस करेंगे। हालांकि हम बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि tan का ग्राफ बनता कैसे है ना, लेकिन जो ग्राफ बनता है एक्चुअली वो कैसे बनता है ये खाली बता देता हूँ। तो f(x) जो tan x गिवन है यहाँ पे, ऐसे इसका ग्राफ कैसे बनता है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये अपना एक चतुर्थांश रहा, सपोज दैट, तो ये x डैश है, अगर ये y डैश है। अब मैं यहाँ पे देखो, कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि सर यहाँ बार बार 1 2 3 4 5 लिखा जाता है। अरे वो काम की चीजें हैं, मतलब जब टाइम आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 आप नोट करो, इधर माइनस वाली वैल्यू नोट करो। लेकिन जब पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में बात आ जाए ना तो आपको कहाँ याद है कि sin 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, sin 2 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कुछ जो विशेष त्रिकोणमितीय फंक्शन है, कुछ विशेष त्रिकोणमितीय फलनों के मान है, यानी कुछ जो विशेष कोण है, जैसे 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, तो इन पे वैल्यू चेक की जाती है। तो एक्चुअली जो यहाँ पे कभी कभी अगर लेने को बोले ना तो आप वही चीजें पुट करेंगे थीटा एज्यूम करके कि एक्चुअली थीटा क्या होता है। तो चलिए अगर मैं यहाँ लिखूं ना कि अगर यहाँ π/2 है और यहाँ पे थोड़ा सा एक डॉटेड लाइन में ले लेता हूँ ऐसे, यहाँ होना चाहिए इधर -π/2, यहाँ पर भी एक डॉटेड लाइन ऐसे मैं ले लेता हूँ। तो tan का ग्राफ देखिए क्या होता है। एक्चुअली tan 0 डिग्री पे 0, लेकिन tan 30 पे 1/√3 यानी कि कुछ वैल्यू पॉजिटिव मिली। tan 45 पे 1 यानी कि 1/√3 से थोड़ा सा बड़ा। tan 60 पे कितना? तो tan 60 पे खाली √3 जो 1 से भी थोड़ा सा बड़ा। लेकिन tan 90 पे आप बोलेंगे सर वहां पे तो अपरिभाषित होता है, यानी कुल मिल के वैल्यूज यहाँ से स्टार्ट हुई है, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा लेकिन बढ़ेगा बढ़ेगा 90 पे जाते जाते ना, ऐसे 90 पे, यानी कि जहां थीटा डिग्री का मान π/2 है, सॉरी मैं पाई लिख दिया था, π/2 है, यहाँ पे जाते जाते क्या हो जाता है? इनफिनाइट की ओर अग्रसर हो जाता है। अब वही काम पीछे भी होता है, तो यानी कि अगर आप इसको देखें तो ऐसे निगेटिव होगा, होते 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 ऐसे नीचे जाएगा और जाके कहाँ निकल जाएगा? तो -π की तरफ। तो यहाँ डोमेन रेंज भी मेरे को लिखना चाहिए था, बट ये सारी चीजें मैं कहीं नोट नहीं करूंगा क्योंकि डोमेन रेंज से बहुत मतलब नहीं है। बस ये आपको पता चल जाए कि कहीं भी फलन का ग्राफ ब्रेक नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ जो फलन है ना, देखो ना, इधर ब्रेक कर, इधर भी नीचे चला जाएगा, उधर ऊपर खूब जाए, ऐसे जाएगा, जो y अक्ष के पैरेलल जाएगा। तो खाली मेरे को मतलब ये है कि फलन जब खाली y अक्ष के पैरेलल हो जाएगा ना, इधर ऊपर जाके इधर नीचे भी जाके, तो यहाँ पे फलन हो जाते हैं अनडिफाइंड। तो जहां फलन अनडिफाइंड है वहां पे कंटिन्यूटी चेक करना नहीं होता है। तो कुल मिल के एक बार -π/2 पे फलन अनडिफाइंड होता है या इधर π/2 पे डिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है, सॉरी। तो वही सारी चीजें हैं कि फलन का ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं करता, लेकिन फलन जहां अनडिफाइंड हो जाता है वहां पे इन्हीं सारी चीजों को थोड़ा सा मैं बोलने का तरीका अपना चेंज कर लेता हूँ, या सभी यही करते हैं। सब लोग जानते हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं जो अपना tan x है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, बट मैंने जो चीजें यहाँ पे प्रूव करा है उसको एक्चुअली फिगर से भी दिखाया है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी आपको समझ में आ रही होंगी। तो चलिए अगर इसको भी नोट करना है तो नोट करिए, और फिर आगे की क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे जो अपनी कंटिन्यूटी tan का हो गया, यानी sin cos tan का हो गया। हम एक बार sec को चेक करेंगे एक बार, है ना, sec। चलिए एक बार हम बात करेंगे फिलहाल अब ना sec x के बारे में कि sec x क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। तो जो sec x है, अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो देखिए, जो मुख्य रूप से जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं ना, वो sin cos tan होते हैं, 3 ही तो होते हैं, लेकिन ये 3 थे जो उनके एक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो थोड़ी सी वही जो अपनी व्युत्क्रम वाली जो रूल है ना, वही लगा के क्वेश्चन को सेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। चूंकि ये बात लिखना चाहना है कि sec x जो f(x) जो sec x लिखा है वो, ये sec को हम लिख सकते हैं कि लिखा है 1/cos। अब मेरे को बताओ
कि हम sec x की कंटिन्यूटी चेक करने के बजाय अगर 1/cos x की कंटिन्यूटी चेक कर देना तो और बेहतर है। तो मेरे को चेक करना है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/cos x की कंटिन्यूटी, कि क्या ये वाला फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं। आप मेरे को बताओ कि फिर ये परिमेय फंक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऊपर अंश नीचे हर ऐसा। तो ये फलन पहले कंटिन्यूटी तो बाद में चेक होगा, पहले तो ये तब डिफाइंड है ना, ये फंक्शन तब डिफाइंड है कि वेयर जो cos x है उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब सोचो कि जो एक है वो बहुपदी फलन है और कंटिन्यूअस होता भी है, साथ ही साथ cos x भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ऊपर भी कंटिन्यूअस फंक्शन नीचे भी कंटिन्यूअस फंक्शन, तो इसको कुल मिलके बोलेंगे कि ये फलन अपना जो दो कंटिन्यूअस फंक्शन के अनुपात से बना है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। बट यहाँ पे cos x बस 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलके अभी मैंने इसके बारे में पिछले वाले क्वेश्चन में साफ करके दिखाया है ना कि cos x 0 के बराबर कब नहीं होता है या कब होता है। तो लिखेंगे कि चूंकि cos x इज नॉट इज इक्वल टू 0। अब मैंने अभी इसको सॉल्व करके बताया कि ये बनता है कि cos x इज नॉट इज इक्वल टू cos, ऐसे ये लिखा है कि π/2 मल्टीपल 2n प्लस 1। आया आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ कंपेयरिंग करेंगे तो लिखा है कि x इज इक्वल टू π/2 और 2n प्लस 1, बट यहाँ नॉट है तो ऐसे नॉट का साइन लगाएंगे। तो कुल मिलके हम ये बोलना चाहें कि x की वैल्यू π/2 मल्टीपल 2n प्लस 1 को छोड़ के अब बाकी ये हर एक वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड है और हर एक रियल नंबर पे डिफाइंड है, यानी कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये वाला फलन कंटिन्यूअस है। बस किसको छोड़ के, इसको छोड़ के। तो लिखेंगे कि अतः फलन sec x, अतः फलन sec x सतत फलन है, सतत फलन है। किसको छोड़ के, वेयर जो r में से किसको घटा लिया जाए, तो r में से घटा लिया जाए π/2 माइनस में 2n प्लस 1 को। तो कुल मिलके हम ये बोलना चाहेंगे कि ये वाला जो sec x है ना वो एक सतत फलन है। बस किसको छोड़ दिया जाए, तो π/2, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक से ऐसे मैंने लिख दिया कि π/2 मल्टीपल है, π/2 मल्टीपल 2n प्लस 1, यानी कुल मिलके रियल नंबर हर एक वास्तविक संख्या पे ये फंक्शन डिफाइंड है। बोले तो डिफाइंड होने के साथ साथ ये कंटिन्यूअस भी है, बट किसको छोड़ दिया जाए तो π/2 मल्टीपल 2n प्लस 1 को, यानी कि r माइनस π/2 मल्टीपल 2n प्लस 1, इन सभी मानों पे जो ये फंक्शन है वो डिफाइंड है, डिफाइंड होने के साथ साथ कंटिन्यूअस है। ये सब कहीं ना कहीं आपके थोड़ी सी जो उच्च स्तरीय गणित में इन सारी चीजों का बड़ी एप्लीकेशन होता है, बड़ी प्रयोग होता है। हालांकि इसका ग्राफ हम फिलहाल नहीं बनाएंगे, ग्राफ अगर ये बनाना होगा तो कहीं ना कहीं हम जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब पढ़ा रहे होंगे ना तो वहां भी इन सारी चीजों का ग्राफ पढ़ेंगे। बस आपको वर्क दे देता हूँ ना कि आप यहाँ पे मैं 4 क्वेश्चन डील कर रहा हूँ ना कि साइन cos tan है ना, साइन cos tan और सेक, आप डील करेंगे बाबू कोसेक को है ना और काट को। तो कोसेक को डील करने के लिए आप लिखेंगे 1/sin और देखेंगे कि साइन कब 0 के बराबर नहीं है। इसी तरह से आप काट को डिफाइन करने के लिए लिखेंगे कि लिखा है cos/sin और फिर देखेंगे कि साइन कब 0 के बराबर नहीं है, यानी दोनों क्वेश्चन फिलहाल सेम ही है। तो एक बार दोनों क्वेश्चन को आप लगाने का प्रयास करिएगा, अगर न आए तो मान लीजिए कि अगले बार मैं उसको भी डिस्क्राइब कर दूंगा फिलहाल यहाँ पे। लेकिन इससे पहले कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मतलब जो सेशन है अपना ये वाला आपको अच्छा भी लगा होगा, साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। तो कल फिर इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। कुछ और क्वेश्चन हैं जो छूट रहे हैं फिलहाल, तो उन सारे क्वेश्चन को कल एक बार उसको सबको खत्म कर लिया जाए, कंटिन्यूटी कल हो सके तो खत्म हो जाए। और अगले दिन से हम बात करेंगे खूब बढ़िया से डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलनीयता एंड अवकलन के बारे में। चलिए आज नहीं यहीं तक।